लाल बहादुर शास्त्री के जीवन के बारे में। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को बनारस जिले में स्थित मुगलसराय नामक गांव में हुआ था। उनके पिताजी शारदा प्रसाद जी एक शिक्षक थे। दुर्भाग्य से जब शास्त्री जी मात्र 1.5 वर्ष के थे उस समय ही शारदा प्रसाद जी का देहांत हो गया था। बालपन में ही पिता के छाये से बिछड़ चुके लाल बहादुर शास्त्री के पालन पोषण की जिम्मेदारी माता श्रीमती रामदुलारी देवी जी के कंधों पर आ गई। मां शास्त्री को लेकर मायके चली गई। लाल बहादुर शास्त्री के पिताजी के देहांत के कारण उनकी शिक्षा ननिहाल में ही संपन्न हुई। बचपन और आरंभिक शिक्षा पिताजी के देहांत के बाद नानाजी का सहारा मिलने के बाद भी शास्त्री जी की कठिनाइयां समाप्त नहीं हुई। अब प्राथमिक शिक्षा के लिए उन्हें गंगा नदी के पार विद्यालय जाना था। पारिवारिक हालत अच्छे नहीं होने के कारण नाव या अन्य साधन के जरिए नदी पार कर पाई करना एक जंग से कम नहीं था, मगर शिक्षा प्राप्ति की लगन और अपने दृढ़ निश्चय से उन्होंने सभी विपरीत परिस्थितियों के उपरांत अपनी शिक्षा जारी रखी। नदी में तैरकर तैसे वैसे उन्होंने 6ठी कक्षा तक की पढ़ाई अपने ननिहाल में ही पूरी की। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए लाल बहादुर शास्त्री को उनके मौसाजी के साथ भेज दिया गया। तभी महात्मा गांधी के संपर्क में आने के बाद इन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़कर 1920 में शुरू किए असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। कुछ वर्षों तक गांधी जी के प्रश्रय में रहने के उपरांत उन्हें आगे की पढ़ाई की प्रेरणा गांधी जी से ही मिली और फिर से 1925 में काशी विद्यापीठ से शास्त्री की उपाधि प्राप्त की। इसके पश्चात इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र सेवा में समर्पित कर दिया। लाल बहादुर शास्त्री का योगदान महात्मा गांधी से प्रभावित होकर ही इन्होंने शिक्षा को छोड़कर असहयोग आंदोलन में भाग लिया। फिर गांधी जी के कहने पर ही इन्होंने वापस जाकर काशी विद्यापीठ से शिक्षा अर्जन कर शास्त्री की पदवी प्राप्त की। इस घटना से अंदाजा लगाया जा सकता है लाल बहादुर शास्त्री अपने जीवन में महात्मा गांधी को कितना महत्व देते थे। ऐसे व्यक्तित्व को वो अपना आदर्श मानते थे। वर्ष 1920 में असहयोग आंदोलन में सक्रिय भागीदारी के चलते शास्त्री जी को 2.5 वर्षों के लिए जेल में बंद कर दिया गया और यहीं से इनका स्वतंत्रता संग्राम का पाठ शुरू हो गया। गांधीवादी विचारधारा को मानने वाले शास्त्री जी को 1930 में नमक सत्याग्रह के दौरान फिर से जेल में बंद कर दिया गया था। जेल से रिहाई के बाद इन्हें राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का उत्तर प्रदेश राज्य के महासचिव के पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। यह वह वक्त था जब अंग्रेजों की लाठी के नीचे कांग्रेस देशवासियों की नशों में पल रही थी। वर्ष 1935 में इन्हें महासचिव बनाया गया। 1938 तक 3 वर्षों में राज्य में पार्टी की नींव को मजबूत करने में लाल बहादुर शास्त्री ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब 1937 में पहली बार उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए तो इन्हें मुख्यमंत्री का संसदीय सचिव बनाया गया। इसके अलावा इन्हें उत्तर प्रदेश कमेटी के महामंत्री के पद की जिम्मेदारी दी गई। लाल बहादुर शास्त्री वर्ष 1941 तक इस पद पर बने रहे। उसी समय महात्मा गांधी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कर दी। देश के स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाने वाले शास्त्री जी भारत की आज़ादी की खातिर कई बार जेल गए थे। इस बार उन्हें फिर से जेल में बंद कर दिया गया। लाल बहादुर शास्त्री आज़ादी के बाद जब वर्ष 1946 में भारत में पहली अंतरिम सरकार बनी उस समय पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी को उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री बनाए गए। पंत ने शास्त्री जी को अपना सभा सचिव बनाया तथा अगले वर्ष इन्हें अपनी मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया। जिस पद की जिम्मेदारी दी गई उनके प्रति अपनी कर्तव्यनिष्ठा और बलिदान को देखते हुए शीर्ष नेताओं ने 1951 में लाल बहादुर शास्त्री जी को राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव के पद पर नियुक्त किया गया। इसके बाद प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें अपने मंत्रिमंडल में रेल मंत्री का पद दिया गया। रेल मंत्री के पद पर रहते हुए लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक ऐसा उदाहरण पेश किया जिनकी ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा के कारण 1956 में हुई रेल घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। 1957 के चुनावों में शास्त्री जी इलाहाबाद सीट से फिर निर्वाचित हुए और इस बार फिर से इन्हें पंडित नेहरू की मंत्रिमंडल में परिवहन और संचार मंत्री की जिम्मेदारी दी गई। अगले साल इन्हें वाणिज्य और उद्योग मंत्री का पद दिया गया। जब 1961 में गोविंद वल्लभ के देहांत के बाद गृह मंत्री का कार्यभार इन्हें सौंपा गया था।
इस तरह 1930 से शुरू हुए राजनीतिक सफर में अपनी जिम्मेदारी और ईमानदारी को निभाते हुए कार्य करने वाले शास्त्री जी 9 जून 1964 को पंडित नेहरू के बाद सभी दलों की सहमति से भारत के दूसरे प्रधानमंत्री चुने गए। लाल बहादुर शास्त्री के विचार। शास्त्री जी कठिन से कठिन परिस्थिति में सहजता से व साहस के साथ धैर्य से उस समस्या का सामना करने का आमादा रखते थे। इस प्रकार की स्थिति उनके प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए भी आई। वर्ष 1965 में जब पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण करने का दुस्साहस किया तो लाल बहादुर शास्त्री जी के नारे जय किसान जय जवान से उत्साहित होकर जहां वीर जवानों ने राष्ट्र की रक्षा के लिए अपनी जान हथेली पर रख दी, तो दूसरी तरफ किसानों ने अधिक से अधिक उपजाने का संकल्प लिया। इसी के परिणामस्वरूप भारत को इस युद्ध में अभूतपूर्व विजय मिली, बल्कि देश के सभी भंडार अन्न से भर गए। अपनी राजनीतिक सूझबूझ और साहस के बल पर अपने कार्यकाल के दौरान लाल बहादुर शास्त्री जी ने देश के सामने उपस्थित कई बड़ी समस्याओं का बहादुरी से सामना किया। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 1965 में भारत पाक युद्ध की समाप्ति के साथ ही 1966 में संधि प्रयत्न के सिलसिले में दोनों देशों के प्रतिनिधियों की बैठक ताशकंद में बुलाई गई थी। 10 जनवरी 1966 को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने एक संधि पर हस्ताक्षर किए और उसी रात्रि को लाल बहादुर शास्त्री एक गेस्ट हाउस में इनकी हृदयघात से आकस्मिक मृत्यु हो गई। उनकी इस तरह आकस्मिक मृत्यु से पूरा राष्ट्र शोकाकुल हो गया। शास्त्री जी की मृत्यु से जो देश को क्षति हुई उसकी पूर्ति कतई संभव नहीं है, किंतु देश के उनके द्वारा तप और निष्ठा एवं कार्यों को सदा आदर और सम्मान के साथ याद करेगा। तीव्र प्रगति और खुशहाली के लिए आज देश के लिए लाल बहादुर शास्त्री जैसे निस्वार्थ नेताओं की आवश्यकता है। लाल बहादुर शास्त्री पर संक्षिप्त। लाल बहादुर शास्त्री 27 मई 1964 को देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद देश को साहस एवं निर्भीकता के साथ नेतृत्व करने वाले नेता की आवश्यकता थी। प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में मोरारजी देसाई और जगजीवन राम जैसे नेता सामने आए, तो इस पद की गरिमा और प्रजातांत्रिक मूल्यों को देखते हुए शास्त्री जी ने चुनाव में भाग लेने से स्पष्ट मना कर दिया था। अंततः कांग्रेस अध्यक्ष कामराज ने कांग्रेस की एक बैठक बुलाई जिसमें शास्त्री जी को समर्थन देने की बात कही गई और 2 जून 1964 को कांग्रेस के संसदीय दल ने सर्वसम्मति से उन्हें अपना नेता स्वीकार किया गया। इस तरह 9 जून 1964 को लाल बहादुर शास्त्री जी को देश के दूसरे प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। हर वर्ष 2 अक्टूबर को शास्त्री जयंती मनाई जाती है। इस दिन लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिन के साथ साथ गांधी जयंती भी है, जिन्हें वे अपना आदर्श मानते थे। आज के सरल रूप से पूर्व प्रधानमंत्री श्री शास्त्री के जीवन के बारे में उनका आरंभिक जीवन, राजनैतिक करियर, प्रधानमंत्री के रूप में और अंतिम समय और मृत्यु के बारे में जानकारी दी गई है। मरो नहीं, मारो एवं जय जवान जय किसान जैसे उद्घोषक श्री लाल बहादुर शास्त्री, जिनका जन्म 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन उत्तर प्रदेश के मुगल सराय कस्बे के प्रारंभिक शाला के प्राध्यापक मुंशी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव के घर हुआ था। इनकी माता जी का नाम रामदुलारी देवी था, जो मिर्जापुर के हजारीलाल की बेटी थी। मां के साथ इन्होंने अपना आरंभिक जीवन मामा के घर ही बिताया। यही के प्राथमिक शाला में इनकी पढ़ाई हुई। आरंभिक जीवन लाल बहादुर शास्त्री जी की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वे एक सामान्य परिवार में पैदा हुए थे। सामान्य परिवार में ही उनकी परवरिश हुई तथा जब वे देश के सबसे महत्वपूर्ण पद प्रधानमंत्री तक पहुंचे, विनम्रता, सादगी और सरलता उनके व्यक्तित्व में एक विशेष प्रकार का आकर्षण पैदा करती थी। इस दृष्टि से शास्त्री जी का व्यक्तित्व राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बहुत करीब था और कहना न होगा कि बापू महात्मा गांधी से ही प्रभावित होकर ही उन्होंने सन 1921 में अपनी पढ़ाई छोड़ी थी। शास्त्री पर बहुत से भारतीय चिंतकों भगवान दास और बापू का कुछ ऐसा प्रभाव रहा कि वह जीवन भर उनके आदर्शों पर चलते रहे और औरों को भी प्रेरित करते रहे। शास्त्री जी के संबंध में मुझे बाइबल की वह पंक्ति बिल्कुल सही जान पड़ती है कि विनम्र ही पृथ्वी के वारिश होंगे। स्वतंत्रता आंदोलन। शास्त्री जी ने हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में जब प्रवेश किया था, जब वे एक स्कूल में एक विद्यार्थी थे, उस समय उनकी उम्र 17 वर्ष की थी। गांधी जी के आह्वान पर वे स्कूल छोड़कर बाहर आ गए थे।
उसके बाद काशी विद्यापीठ में इन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की थी। उनका मन हमेशा देश की आज़ादी और सामाजिक कार्यों की ओर लगा रहा। परिणाम ये हुआ कि ये सन 1926 में लोक सेवा मंडल में शामिल हो गए, जिसके ये जीवन भर सदस्य रहे। इस संगठन में शामिल होने के बाद शास्त्री जी ने गांधी जी के विचारों के अनुरूप अछूतो आधार के काम में अपने आप को लगाया, और यही से ही लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन का एक नया अध्याय शुरू हुआ। सन 1930 में नमक सत्याग्रह, नमक कानून तोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, तो शास्त्री जी ने उसमें भाग लिया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें जेल भी जाना पड़ा। यहाँ से शास्त्री जी के जेल की जो यात्रा शुरू हुई तो सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन तक निरंतर रूप से चलती रही। इन 12 वर्षों के दौरान वे 7 बार जेल गए। इसी से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि शास्त्री जी के अंदर देश की आज़ादी को लेकर कितनी ललक थी। शास्त्री जी ने दूसरी जेल यात्रा 1932 के किसान आंदोलन में भाग लेने के लिए करनी पड़ी। सन 1942 की 3 साल की जेल यात्रा की थी, जो उनके जीवन की सबसे बड़ी जेल यात्रा थी। राजनीतिक जीवन इस दौरान जहां एक ओर गांधी जी द्वारा बताए गए रचनात्मक कार्यों में लगे हुए थे, दूसरी ओर पदाधिकारी के रूप में जनसेवा के कार्य में लगे रहे। इसके बाद 6 वर्षों तक वे इलाहाबाद की नगरपालिका से किसी न किसी रूप से जुड़े रहे। लोकतंत्र की इस आधारभूत इकाई में कार्य करने के कारण वे देश की छोटी छोटी समस्याओं और उनके निवारण की व्यवहारिक प्रक्रिया से अच्छी तरह परिचित हो गए थे। कार्य के प्रति निष्ठा और अदम्य क्षमता के कारण 1937 में लाल बहादुर शास्त्री संयुक्त प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा के लिए निर्वाचित हुए। सही मायनों में यही से उनके संसदीय जीवन की शुरुआत हुई, जिसका समापन देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने में समाप्त हुआ। जब शास्त्री जी 1964-65 में भारत के राष्ट्रपति बने, उस समय देश बड़े संकट के दौर से गुजर रहा था। कुछ ही समय पूर्व तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के देहांत के बाद जहां एक तरफ अनुभवी नेता की कमी खल रही थी, जो देश को आगे की ओर ले जाए, दूसरी तरफ भारत में राजनीतिक अस्थिरता के हालात समझकर पाकिस्तान ने 1965 में सैन्य आक्रमण कर दिया था। मगर एक आदर्श राजनेता और राष्ट्रनायक की भूमिका निभाते हुए शास्त्री जी ने सूझबूझ से पाकिस्तान को चारों खाने चित कर दिया। 1965 में ताशकंद नामक स्थान पर भारत पाकिस्तान के राष्ट्रनेता अयूब खान और शास्त्री जी युद्ध विराम के लिए समझौता हुआ। इस समझौते के कुछ ही समय बाद ताशकंद में ही उनका देहांत हो गया था। इस तरह एक सच्चे राष्ट्रभक्त और आज की युवा पीढ़ी के आदर्श लोकनायक की संदेहास्पद हालात में हुई मृत्यु के बारे में कई बार सवाल उठे, मगर अभी तक ये दुर्घटना साजिश एक राज ही बनी हुई है।